अध्याय 9 धातु एवं धातु कर्म मेटल्स एंड मेटलर्जी। पदार्थों को शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हम यह भी जानते हैं कि शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व 100 से अधिक आपस में मिलकर हमारे चारों ओर पाए जाने वाले सभी पदार्थ बनाते हैं। तत्वों को पुनः धातुओं तथा अधातुओं में वर्गीकृत किया जाता है, किंतु क्या यह निश्चित करना आसान है कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा अधातु? इस अध्याय में हम तत्वों के उन गुणों का अध्ययन करेंगे जिनके आधार पर हम उन्हें धातु के रूप में पहचानते हैं। 9.1 धातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं? What are the physical properties of metals? पिछली कक्षाओं में हमने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में सीखा है। हम जानते हैं कि धातुएं चमकीली होती हैं। इन्हें पीटकर पतली चादर या पन्नी बनाई जा सकती है और इन्हें पतले तारों के रूप में भी खींचा जा सकता है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं को पीटने पर आवाज उत्पन्न होती है तथा सामान्यतः सभी धातुएं उच्च ताप पर पिघलती हैं। आइए हम धातुओं के गुणों का गहनता से अध्ययन करने के लिए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 1, अपने आसपास उपलब्ध कुछ धातुओं जैसे लोहा, एल्यूमीनियम, तांबा, जिंक के नमूने एकत्रित कीजिए। अब इन धातुओं का ध्यान से अवलोकन कर बताइए कि क्या सभी धातुएं चमकदार हैं? क्या सभी धातुओं को हथौड़ी से पीटकर चादर या पन्नी बनाई जा सकती है? निर्देश: धातुओं का चयन करते समय ध्यान रखें, आपको धातुओं का चयन करना है, मिश्र धातुओं का नहीं। हमने देखा कि धातुओं के इन दो गुणों में समानता होते हुए भी भिन्नता है। आइए धातुओं के अन्य गुणों के अध्ययन के लिए कुछ प्रश्नों पर विचार करें। अलग अलग विद्युत उपकरणों में तार किन किन धातुओं के बनते हैं? घरों में वायरिंग के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? हाई टेंशन तार किस धातु के बनते हैं? भोजन पकाने के बर्तन बनाने के लिए कौन कौन सी धातुओं का उपयोग किया जाता है और क्यों? हमने देखा कि हर कार्य के लिए एक विशिष्ट धातु का चयन किया जाता है। क्या कारण है कि सभी कार्यों के लिए एक ही धातु का उपयोग नहीं किया जाता? आप सोच रहे होंगे कि चयन के पीछे एक से अधिक कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, किंतु इसका उपयोग तार बनाने या उपकरणों और इमारतों की वायरिंग में नहीं किया जाता। इसके लिए आर्थिक कारण, उसका अधिक महंगा होना प्रभावी भूमिका निभाता है। हम जानते हैं कि धातुएं आघातवर्ध्य, तन्य, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं तथा ये धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती हैं। साथ ही इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, किंतु इनमें से कुछ गुण अधातुओं में भी पाए जाते हैं। जैसे कार्बन का एक अपर रूप हीरा चमकदार तथा ऊष्मा का सुचालक है, जबकि दूसरा अपर रूप ग्रेफाइट धूसर रंग का तथा विद्युत का सुचालक होता है। आयोडीन अधातु है, फिर भी इसके रवे चमकदार होते हैं। इसलिए किसी एक गुण के आधार पर तत्व को धातु या अधातु की श्रेणी में रखना उचित नहीं है। 9.2 धातुओं के रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हमने देखा कि धातुओं के भौतिक गुणों में काफ़ी समानताएं तथा कुछ भिन्नताएं हैं। क्या आपको लगता है धातुओं के रासायनिक गुणों में भी ऐसा ही होगा? धातुओं की क्रियाशीलता के विषय में और अधिक जानकारी हमें तब प्राप्त होती है जब हम उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हैं। हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कितने समय पूर्व से मनुष्य द्वारा उनका उपयोग किया जा रहा है और उनकी उपलब्धता कितनी है। धातुओं के रासायनिक गुणों में अंतर के कारण इन्हें शुद्ध रूप में प्राप्त किए जाने वाले समय में अंतर दिखाई देता है। सारणी 1,
आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने विस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था। क्या आप बता सकते हैं कि क्यों कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के टुकड़े डालने पर तांबे का विस्थापन होता है, जबकि जिंक सल्फेट के विलयन में तांबे की छीलन डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती? आइए इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले कुछ और विस्थापन अभिक्रियाओं का अवलोकन करते हैं। क्रियाकलाप 2, शिक्षकों के लिए निर्देश। अलग अलग बीकर में क्रमशः 2-2 ग्राम कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट और सोडियम क्लोराइड लेकर 100-100 ml जल में विलयन मिलाइए। यह क्रियाकलाप समूहों में कराएं। प्रत्येक समूह 6 परख नलियां लेकर इन्हें क्रमशः अ, ब, स, द, ई, फ नामांकित करें। परख नली अ तथा ब में 5-5 ml कॉपर सल्फेट विलयन, परख नली स तथा द में 5-5 ml जिंक सल्फेट विलयन तथा परख नली ई में 5 ml आयरन सल्फेट और फ में 5 ml सोडियम क्लोराइड विलयन लीजिए। परख नली अ में 2-3 लोहे की कीलें या आलपिन, परख नली ब में दानेदार जिंक, परख नली स में तांबे की छीलन, परख नली द में मैग्नीशियम के फीते का एक टुकड़ा, परख नली ई तथा फ में दानेदार जिंक डालिए। चित्र 1। 5-10 मिनट बाद सभी परख नलियों का अवलोकन कीजिए। क्या विलयन या धातु के रंग रूप में कोई परिवर्तन हुआ है? क्या कोई अवक्षेप बन रहा है? क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी धातु किसी अन्य धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर रही है? आपने देखा कि परख नली अ में आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को, ब में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को, द में मैग्नीशियम जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को तथा ई में जिंक आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित करता है, जबकि परख नली स में तांबा जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को और फ में जिंक सोडियम क्लोराइड विलयन से सोडियम को विस्थापित नहीं करता। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों के बारे में पढ़ा है। जब आपने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि धातुओं में कुछ समानताएं भी होती हैं और कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। इसी प्रकार से आपने धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में भी पढ़ा है। रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एक और अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों, आज हम इस विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर धातुओं के रासायनिक गुणों को जानने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 6 परख नलियां, जिसको मैंने पहले से नामांकित करके रखा है, अ, ब, स, द, ई और फ। पहली 2 परख नलियां हैं जिसमें मैंने कॉपर सल्फेट का विलयन बनाया है, कॉपर सल्फेट CuSO4, जिसमें कॉपर एक धातु है। इसी प्रकार से स और जो द परख नली है, इसमें मैंने जिंक सल्फेट का विलयन बनाया है, ZnSO4, जिसमें जिंक एक धातु है। जो ई परख नली है, इसमें फेरस सल्फेट का विलयन बना है, FeSO4, जिसमें आयरन एक धातु है, और फ परख नली जिसमें सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसमें सोडियम एक धातु है, का विलयन बना के रखा है। इसके साथ साथ हमने कुछ आल्पिन ली है, दानेदार जिंक लिया है, तांबे की छीलन ली है और मैग्नीशियम रिबन के कुछ टुकड़े लिए हैं। तो चलिए अपरख नली में हम कुछ अल्पिन डाल देते हैं। इस अल्पिन को मैंने धागे से बांध के रखा है ताकि इसमें होने वाले परिवर्तन को हम निकाल के देख सकें। तो इसे डाल देते हैं।
ब परख नली में हम दानेदार जिंक डालेंगे। स में तांबे की छीलन। द परख नली में मैग्नीशियम रिबन के कुछ टुकड़े। ई परख नली में और फ परख नली, इन दोनों में हम दानेदार जिंक डालते हैं। तो बच्चों, इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि इसमें होने वाले परिवर्तन को हम देख सकें। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने जो इसे 5-10 मिनट के लिए रखा था, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं। पहली परख नली जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें हमने कुछ आलपिन डाली थी। चलिए इसको निकाल के देखते हैं। अरे वाह, ये जो लोहे की अल्पिन थी, इस पर तो तांबा जम गया है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोहे की पिन, जो कि आयरन एक धातु है, आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि आयरन कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है, जिसके कारण हमें ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। दूसरी परख नली, इसमें हमने कुछ दानेदार जिंक डाली थी। अब हम देख सकते हैं कि दानेदार जिंक के ऊपर भी कॉपर की परत, तांबे की परत हमको दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? इसका अर्थ यह है कि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट में कॉपर को विस्थापित किया। जिंक कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है, जिसके कारण यहाँ पर भी हमको इस प्रकार का परिवर्तन दिखाई दिया। अब हम देख सकते हैं तीसरी परख नली, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये अभी भी वैसी दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक सल्फेट में जो जिंक धातु है वो कॉपर से ज़्यादा सक्रिय रही, जिसके कारण कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सका, इसलिए ये अभी भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। द परख नली, इसमें जिंक सल्फेट का विलयन था और मैग्नीशियम फीते के कुछ टुकड़े थे। मैग्नीशियम जिंक सल्फेट के विलयन से क्रिया किया, जिससे मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण हुआ और इस प्रकार से यहाँ पर भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम जिंक से ज़्यादा सक्रिय है। ई परख नली, इसमें आयरन सल्फेट और दानेदार जिंक लिया था हमने, तो हम देख सकते हैं कि आयरन सल्फेट का जब हमने विलयन बनाया था थोड़ा सा हरा दिख रहा था, लेकिन अभी ये कलरलेस हो गया है, मतलब इसमें परिवर्तन हुआ। इसका अर्थ ये है कि जिंक धातु जो है वो आयरन से ज़्यादा सक्रिय है, इसलिए यहाँ पर हमको परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब जो फ परख नली है, इसमें हमने सोडियम क्लोराइड और दानेदार जिंक लिया था। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है, ये अभी भी वैसा ही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोडियम क्लोराइड की जो सोडियम धातु है वो जिंक से ज़्यादा सक्रिय है, इसलिए जिंक सोडियम को विस्थापित नहीं कर सका, इसलिए इसमें हमको कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ धातुएं अधिक सक्रिय हैं तो कुछ धातुएं कम सक्रिय हैं। इस प्रकार से सक्रियता की एक श्रेणी यहाँ पर बन जाती है। तो ऐसी धातुएं जो विलयन में से दूसरी धातु को विस्थापित कर देती है, उसे हम सक्रिय धातु कहते हैं। बच्चों, कुछ धातुओं की उनकी सक्रियता के आधार पर एक श्रेणी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस सारणी में उपस्थित प्रत्येक धातु उसके नीचे में उपस्थित धातु से अधिक सक्रिय है, इसलिए प्रत्येक धातु उसकी नीचे की धातुओं को रासायनिक अभिक्रिया में आसानी से विस्थापित कर लेती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि लिथियम जिसे सबसे ऊपर में रखा गया है। अब आप बताइए, इसे सबसे ऊपर में क्यों रखा गया है? क्योंकि
ये सबसे अधिक क्रियाशील है। और जैसे ही हम नीचे देखते हैं तो सबसे नीचे में किसे रखा गया है? प्लैटिनम को। तो बताइए प्लैटिनम को नीचे क्यों रखा गया है? बिल्कुल सही, क्योंकि प्लैटिनम सबसे कम क्रियाशील है। इस प्रकार से क्रियाशीलता की एक श्रेणी बन जाती है और जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं क्रियाशीलता कम होती जाती है। तो बच्चों, आप भी कुछ धातुओं के साथ यह अभिक्रिया करिए और सक्रियता श्रेणी बनाकर देखिए।